तो अम्मी जहां कहा करती है कि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ये लाइन आपने रईस मूवी में सुनी होगी। शाहरुख खान के जो माताजी होते हैं रईस मूवी में, वो ये बात कहते हैं। एक तालिस्मान आपको मैं भी देना चाहता हूं कुबेर सर आयर वाले, वो ये कहना चाहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं होता और यूपीएससी के लिए पढ़ना, चाहे वो हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, आईआर पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ना वो हमारा धर्म होता है। किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना। अगर आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे तो सुखी रहेंगे। याद रखिए, एक या दो क्वेश्चंस, चाहे वो आईआर से हो, चाहे वो पॉलिटी से हो, चाहे वो हिस्ट्री से हो, कट ऑफ से जो बच्चे रहते हैं एक या दो क्वेश्चन से रह जाते हैं, तो वो किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो सकता है। इस करके किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना। इस नोट पे शुरू करते हैं आज का इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रीमिक्स। चलिए, बाकी जैसे आप जानते हैं ये थोड़ा प्रीमिक्स हमने रिवैम्प करा है। 5 क्वेश्चंस डेली आते हैं, पहले भी 5 आते थे सर। अभी 2 क्वेश्चंस क्रैश कोर्स के होंगे, 2 क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के होंगे और 1 क्वेश्चन हमारा यूपीएससी पीवाईक्यू रहेगा। अब पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को नजर मारते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है पेट्रियट मिसाइल सिस्टम के बारे। दिसंबर 2022 में करंट अफेयर्स में रहा था पेट्रियट मिसाइल सिस्टम। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये जो मिसाइल सिस्टम है ये यूक्रेन को भेजा गया है जर्मनी के द्वारा। दूसरा, पेट्रियट सिस्टम रडार का जो रेंज है वो 150 किलोमीटर से कम है। तीसरा, पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को डिफेंड किया जा सकता है अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स। 3 स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, मैं क्रैश कोर्स में, मेरी आदत है, अभी आईआर का क्रैश कोर्स होना है, लेकिन पीछे जब भी हमने क्रैश कोर्सेज चलाए हैं, मेरी आदत है कि मिसाइल्स हो, कोई नई मिसाइल की बात हो रही है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे बात हो रही है, मैं इन चीजों को जरूर कवर करता हूं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव चीजें हैं, ये फैक्चुअल चीजें हैं। आईआर को ऐसे आप पढ़ेंगे, एनालिटिकली पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, तो वो मेंस पर्सपेक्टिव से आपका एनालिसिस आ जाता है। लेकिन अगर हम ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस की बात करें, मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात करें, समिट्स के बारे में बात करें, ये फैक्चुअल चीजें हैं और ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि लो हैंगिंग फ्रूट होते हैं, इनको हम अटेम्प्ट करेंगे, हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है। तो इन क्वेश्चंस को हमने गलत नहीं करना और छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो पहली बात, तो ये पहला स्टेटमेंट सही क्यों होगा? देखिए, ऐसा है कि यूक्रेन को जर्मनी ने क्यों भेजेगा पेट्रियट मिसाइल? जर्मनी भेज रहा है हथियार, यूक्रेन को भेज रहा है, लेकिन तो अमेरिका ने भेजे थे। याद होगा, दिसंबर की बात है, दिसंबर में ज़ेलेंस्की जी आए भी थे, अमेरिका आए थे। अमेरिका की जो कांग्रेस है, सेनेट है, उन्होंने एड्रेस किया था ज़ेलेंस्की को। तो अमेरिका ने ये जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है, ये अमेरिका में ही बनाया जाता है। अमेरिका ने ये सिस्टम यूक्रेन को दिया है और ज़ेलेंस्की बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमको पेट्रियट मिसाइल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही बात है। इसका जो रडार रेंज है वो 150 किलोमीटर से नीचे है। तो स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट, जैसे आपको मैंने बताया। इसको, आपको ये बात याद रहे कि इसको अमेरिकन कंपनी रेथियन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने बनाया है। इनिशियली इसको डेवलप किया था एज अ सिस्टम टू इंटरसेप्ट हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। स्टेटमेंट 2 भी सही है। इसका जो रेंज है दैट इज ओवर 150 किलोमीटर। स्टेटमेंट 3 की जो बात आती है, तो जो अभी करंटली जो पेट्रियट सिस्टम है उसमें पूरी कैपेसिटी है कि वो डिफेंड कर सकता है अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, जेट्स एंड अदर थ्रेट्स। स्टेटमेंट में क्या पूछा गया था? स्टेटमेंट में बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड क्रूज मिसाइल्स की बात करी गई थी, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ये बात पता हो कि पेट्रियट सिस्टम 18 से ज्यादा देश इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे नेटो मेंबर्स हैं जो कि पेट्रियट मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं। और तो और जो अमेरिका के दोस्त हैं, गल्फ मोनार्कीज की बात करें मिडिल ईस्टर्न रीजन में, वो भी इस सिस्टम को यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। आपको यह बात पता हो कि यह किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं देता अगेंस्ट द लो फ्लाइंग स्मॉल ड्रोन्स। अब ईरान लो फ्लाइंग स्मॉल ड्रोन्स रशिया को काफी प्रोवाइड कर रहा है, तो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम उसके खिलाफ सक्सेसफुल नहीं रह सकता। किसके खिलाफ? लो फ्लाइंग स्मॉल ड्रोन्स के खिलाफ। अब अगला क्वेश्चन, अगेन यहां पे ग्रुपिंग के बारे में बात आ रही है। अब आमतौर पे G7, G20, ब्रिक्स, इसके बारे तो पढ़ते रहते हैं, लेकिन आपको भी लगेगा सर ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ये कौन सी ग्रुपिंग है? इसके बारे तो हमने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन सर ये करंट अफेयर्स में आया है। रिसेंटली ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वाज सीन इन द न्यूज। किसने लॉन्च किया है? भारत, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस। तो इसको भारत ने लॉन्च किया है। किस पर्पस के कारण लॉन्च किया है? अब आपको यह बात पता हो कि भारत से, बांग्लादेश से, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में से मैक्सिमम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस जाती हैं। जितने भी सिपाही हैं, जितने भी जवान हैं, यूएन पीस कीपिंग मिशन में से जाते हैं, ज्यादातर वो भारत, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज में से होते हैं। अब इंडिया ने ये ग्रुप लॉन्च करा है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ताकि अकाउंटेबिलिटी प्रमोट की जा सके कि किसी किस्म के जो क्राइम्स हैं अगेंस्ट द यूएन पीस कीपर्स वो ना हो सके। ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इनिशिएटिव को लॉन्च करा था भारत की जो प्रेसिडेंसी है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। अब प्रेसिडेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की कब से थी? भारत की प्रेसिडेंसी जनवरी 1 2021 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक थी। तो आपको यह बात पता हो
तो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स यूएनएससी के होते हैं जो कि पीरियोडिकली इलेक्ट किए जाते हैं। तो भारत का जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप का जो टेन्योर है वो खत्म हो चुका है। और साथ के साथ और कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने इस ग्रुपिंग को को चेयर किया था? भारत है, बांग्लादेश है, जैसे आपको मैंने बताया भारत, बांग्लादेश, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज मैक्सिमम यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, मैक्सिमम सोल्जर्स भेजते हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के लिए। ठीक है, तो ये आपको बात पता हो। उसके अलावा यहां पे एक और बात आती है, इंडिया ने एक डेटाबेस भी लॉन्च करा है इस ग्रुपिंग के अंदर, जहां पे जो भी क्राइम्स करे जा रहे हैं अगेंस्ट द ब्लू हेलमेट्स, यानी कि वो सिपाही जो यूएन पीस कीपिंग मिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए, अब इन सिपाहियों के लिए, जो सिपाही ब्लू हेलमेट्स वाले हैं, इनके लिए अपना देश पहले आता है। चाहे वो भारत के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों, चाहे वो मोरक्को के हों, चाहे वो पाकिस्तान के हों, इनके लिए अपना देश पहले आता है, बाद में यूएन पीस कीपिंग मिशंस आती हैं। लेकिन अब यूएन पीस कीपिंग मिशंस कहां पे होती हैं? जहां पे सिविल वॉर चल रहा है, जहां पे वॉर टॉर्न एरियाज हैं, जहां पे क्राइम हो रहा है औरतों के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट, इन तरह के एरियाज में जहां पे डिस्टर्बेंसेज हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंसेज होती हैं, सिविल वॉर सिचुएशन होती है, वहां पे यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है। अब उन सिपाहियों के अगेंस्ट जो वहां की सरकारें हैं, जो या वहां पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके अगेंस्ट क्राइम कमिट करते हैं, तो इसको रोकने के लिए, इसको चेक करने के लिए यह संस्था बनाई गई है। तो यहां पे ब्लू हेलमेट्स के बारे में समझ लेते हैं। क्या पता क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन, क्या पता ब्लू हेलमेट्स के बारे में आपको पूछा जाए। ब्लू हेलमेट्स कौन होते हैं? मिलिट्री पर्सोनल होते हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या इनका मकसद होता है? ये यूएन पुलिस और सिविलियन कोलीग्स के साथ काम करते हैं, कंधे से कंधा मिला के, ताकि जिस भी कंट्री में ये काम कर रहे हैं, जहां पे थोड़ा स्थिति ठीक नहीं है, जहां पे इंस्टेबिलिटी है, सिविल वॉर है, कि वहां पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और पीस प्रोसेस वहां पे लेके आ सके। जो भी मिलिट्री पर्सोनल है अंडर द ब्लू हेलमेट्स, वो पहले अपने देश के हित में काम करते हैं, पहले अपनी नेशनल आर्मीज को कमिटेड होते हैं, और बाद में उनका जो सेकंड जो कमिटमेंट होती है, दैट इज टू वर्क अंडर द यूएन कमांड। उनकी पहली प्रायोरिटी इज नॉट टू वर्क अंडर द यूएन कमांड, सेकंड प्रायोरिटी इज टू वर्क अंडर द यूएन कमांड। और 70,000 से ज्यादा मिलिट्री पर्सोनल जो हैं, दे आर एनलिस्टेड एज ब्लू हेलमेट्स। चलिए, ये 2 सवाल क्रैश कोर्स में से थे। अभी मैं आपके साथ 2 सवाल जो हमारी टेस्ट सीरीज के हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो बाय द वे, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइस आपके सामने है, सारी डिटेल्स आपके सामने दी गई हैं। टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस टेस्ट सीरीज के बारे में आप और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड वेरी क्विकली आपको ये भी बताना चाहता हूं, ऑन पॉपुलर डिमांड हम प्रीलिम्स PYQ मैराथन सेशन लेके आ रहे हैं, जहां पे 2011 से लेके 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री से लेके एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड IR, इस सब का हम डिटेल डिस्कशन एवरी संडे करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 19 फरवरी। ओपनिंग जो है वो हमारे कंवल सर करेंगे अगले हफ्ते 19 फरवरी को, डेट नोट कर लीजिए। चलिए, अगेन बिम्स्टेक के बारे सवाल यहां पे पूछा गया है। देखिए, बिम्स्टेक वर्सेस सार का क्वेश्चन भी मेंस में आया था अभी 2022 में। अक्सर बिम्स्टेक और सार को लेके हम क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी देखते हैं, मेंस में भी देखते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ये क्वेश्चन भी यहां पे डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन अगेन बहुत ईजी है। वो ईजी आपको तो लगेगा अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा हो। बिम्स्टेक को स्थापित किया गया था बाय इंडिया इन 2016 एज एन ऑल्टरनेटिव टू सार्क। पहली स्टेटमेंट ये है। दूसरी बात, 2022 का जो बिम्स्टेक समिट था, इसको श्रीलंका में किया गया था, वाज चेयर्ड बाय श्रीलंका। और तीसरी बात, नेपाल इज अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। वेरी इजी क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाता है कि नहीं, इस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है 1997 में अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन बिम्स्टेक की स्थापना करी गई थी। बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिल्कुल सर, जो सेकंड स्टेटमेंट है ये सही है। श्रीलंका में 2022 में, मार्च 2022 में बिम्स्टेक का समिट हुआ था, और नेपाल बिल्कुल बिम्स्टेक का मेंबर है। इनफैक्ट 25 सालों में केवल 5 समिट्स हुए हैं बिम्स्टेक के पिछले 25 सालों में, जो कि बहुत कम है। क्रिटिसिज्म में बात आती है कि इतने साल हो चुके हैं बिम्स्टेक बने को, लेकिन इतने कम समिट्स क्यों हुए, और समिट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये 5वां समिट था जो कि श्रीलंका में हुआ था। ये वर्चुअल माध्यम से हुआ था। श्रीलंका इज द करंट चेयर ऑफ दिस रीजनल ग्रुपिंग। बिम्स्टेक इंक्लूड्स द कंट्रीज ऑफ बे ऑफ बंगाल रीजन एंड सीक्स टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो म्यांमार और थाईलैंड 2 देश हैं बिम्स्टेक ग्रुपिंग के अंदर जो कि साउथ ईस्ट एशिया में से आते हैं। जो बाकी देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल की हम बात करें, श्रीलंका की बात करें, ये साउथ एशियन रीजन में से आते हैं। और बिम्स्टेक के अंदर इंक्लूजन नेपाल और भूटान का हुआ था सन 2004 में। और यह भी आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, बिम्स्टेक का जो सेक्रेटेरिएट है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है, लेकिन बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट बांग्लादेश की राजधानी में बिम्स्टेक के बनने के 17 साल बाद बनाया गया था। तो अगेन एक थोड़ा ड्रॉबैक की बात आती है कि बिम्स्टेक 1997 में बना है, सेक्रेटेरिएट आपने 2014 में बनाया है, चार्टर आपने 2022 में बनाया है, 5 मीटिंग्स हुई हैं अभी तक। तो क्या हम कर सकते हैं कि बिम्स्टेक को और एंगेजिंग बना सकें, ताकि बिम्स्टेक को एक अच्छा ऑल्टरनेटिव रख सके ऑफ अ सार्क। अब वो खैर मेंस की बात आ जाती है, एनालिसिस वाली बात आ जाती है। यहां पे प्री में इतना ही बहुत रहेगा हमको समझना।
अगेन यहाँ पे बिम्स्टेक का मैप देख सकते हैं। मेंबर कंट्रीज बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, भूटान। 1997 में अंडर द बैंकॉक डिक्लेरेशन इसको स्थापित किया गया था। और बिम्स्टेक कंट्रीज में लगभग 1.5 बिलियन लोग रहते हैं, ज्यादातर तो इसमें से इंडिया में से ही आ जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 21% जो दुनिया की जो आबादी है वो बिम्स्टेक रीजन में लाई करती है। और जो क्यूमुलेटिव जीडीपी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आंकड़े हैं पुराने दिए गए हैं $2.5 ट्रिलियन के, लेकिन ऑफ कोर्स ये आंकड़ा भी अब कहीं गुना ज्यादा है, बिकॉज $3.2 ट्रिलियन की जीडीपी अकेले भारत की ही है। चलिए अगला सवाल, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। यहां पे अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो आपको मैंने क्या कहा, आपको मैंने कहा था कि मेरी आदत है कि प्रीलिम्स का जो क्रैश कोर्स होता है, मेंस में चलो एनालिटिकली हम बातें करते हैं कि क्वाड वर्सेस ऑकस, बिम्स्टेक वर्सेस सार्क, I2U2, ये सब बातें हमारी थोड़ी मेंस पर्सपेक्टिव से होती हैं। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ग्रुपिंग्स हैं, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग्स हैं, सबमिट्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, वेपन्स हैं, मिसाइल्स हैं, इनके बारे में मेरी कवरेज बहुत ज्यादा रहती है क्रैश कोर्स में, बिकॉज ये ऐसी न्यूज है, ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आमतौर पे बच्चे स्किप कर देते हैं कि चलो मैं एंड में पढ़ूंगा, ये सब चीजें अभी मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगेन कोई भी सब्जेक्ट छोटा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, एक आधा क्वेश्चन आपको कट ऑफ से पीछे छोड़ सकता है, तो किसी भी क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना। अगेन वेरी इजी, IPEF की बात हो रही है, तो IPF की स्थापना अभी इसी 2022 में, मई 2022 में करी गई थी। किसने करी थी? यहां पे 6 देशों का नाम है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी। तो देखिए यहां पे 6 देशों का नाम दिया गया है, आपको सही बताना है। पहली बात तो यहां पे चाइना क्यों होगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम में? कोई भी बात इंडो पैसिफिक की हो रही है उसमें अमेरिका होगा, इंडिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा, जापान होगा। इंडो पैसिफिक में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चाइना को कंटेन करना। सो व्हाई वुड चाइना बी अ पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम? बिल्कुल नहीं सर, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम है, ये तो अमेरिका का आइडिया था, अमेरिका ने इसको स्थापित करा, इस ग्रुपिंग को बनाया है। तो क्या सही आंसर है? इंडिया, USA एंड वियतनाम, ब्रुनेई। मॉलडीव्स भी क्यों होगा? मॉलडीव्स का भी कोई यहां पे मतलब नहीं बनता होने का, ठीक है। सो अगेन यहां पे क्या सही आंसर है? इंडिया, USA, वियतनाम, ब्रुनेई। अब IPEF की बात करें तो मई 2022 की बात है, तीसरा क्वाड का समिट हुआ था। क्वाड को देखिए पिछले 2 सालों में बहुत ज्यादा मोबिलाइज किया गया। क्वाड को लेके बहुत पीरियोडिकली मीटिंग्स हुई हैं। जो बाइडेन के एजेंडा में था जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं कि इंडो पैसिफिक मेरा सेंट्रल एरिया रहेगा, इंडो पैसिफिक में मैं अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना चाहूंगा। तीसरा क्वाड समिट कहां हुआ था? टोक्यो में हुआ था, जापान की राजधानी जो है वहां पे था, और वहां पे इस ग्रुपिंग को स्थापित करा गया था। इसमें 14 मेंबर कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। ये आइडिया जो था अमेरिका का था, अमेरिका इज द फाउंडिंग फादर ऑफ दिस फोरम। अब IPF एक अमेरिका लेड फ्रेमवर्क है, ठीक है, जहां पे क्रूशल इकोनॉमिक और ट्रेड मैटर्स को लेकर बातचीत करी जाएगी। मेंबर स्टेट्स आपके सामने है यहाँ पे। ये एक आपको पता हो, प्लीज नोट करिए, इट इज नॉट अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब IPF के 4 पिलर्स हैं। इंडिया ट्रेड वाले पिलर का हिस्सा नहीं है, आपको यह बात पता हो कि इंडिया ट्रेड पिलर का हिस्सा नहीं है। इंडिया का ये कहना है कि देखिए ट्रेड की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे फेवरेबल नहीं होंगी अगर हम ट्रेड के पिलर को एक्सेप्ट करते हैं IPF में। सो व्हाट इज देयर फॉर अस टू अगर हम इस बात का लेवरेज उठा सके तो हमारे लिए ट्रेड का पिलर जो है वो हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। सो वी नॉट बी टेकिंग अ पार्ट ऑफ दिस पिलर ऑफ ट्रेड आउट ऑफ द 4 पिलर्स। तो 4 पिलर्स हैं IPF के, फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन, टैक्सेशन एंड एंटी करप्शन। तो इंडिया ने बोला कि हाँ भाई ये जो 4 जो पिलर्स है इसमें से जो बाकी 3 पिलर्स हैं उसमें हम सपोर्ट करते हैं, उसमें हमारा कन्वर्जेंस है, लेकिन फ्री ट्रेड के मामले में हम यहां पे नहीं आना चाहते हैं। आइडिया क्या था IPF को बनाने का? IPF को बनाने का, स्थापित करने का आइडिया था कि कैसे इस रीजन को डीकपल किया जा सकता है चाइनीज मार्केट एक्सेस से। बिकॉज क्या है ना, यहां पे इस रीजन में अगर हम ईस्ट एशियन रीजन, साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात करें, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क है, वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और एक और फ्रेमवर्क है ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। अब ये दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं, खैर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में अमेरिका भी पहले आना चाहता था। बैरक ओबामा के टाइम की बात है, जब वो उनकी प्रेसिडेंसी खत्म होने वाली थी तो उन्होंने कहा था कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में अमेरिका जरूर अपनी एंगेजमेंट बनाना चाहेगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो उन्होंने अपने आप को, अमेरिका को TPP से विड्रॉ कर लेते हैं और TPP में एंट्री होती है चाइना की। तो रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स की बात होती है। अब अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया है कि देखिए इस रीजन में, ईस्ट एशियन रीजन में, साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, यहां पे जो सब देश हैं, जापान हो, साउथ कोरिया हो, वियतनाम हो, ये सब देश कहते हैं कि हमको सिक्योरिटी चाहिए और हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए अमेरिका है। बट व्हाट अबाउट ट्रेड? अब इन सब देशों के साथ चाइना ज्यादा ट्रेड कर रहा है। चाइना का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है TPP के चलते, RCEP के चलते। तो आपके लिए छोटा सा
होमवर्क भी है, आरसीईपी कौन से साल से इंप्लीमेंट हुआ था, आपको ये बात आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। और आपको ये पता हो कि भारत और अमेरिका दोनों आरसीईपी का हिस्सा नहीं है। अमेरिका को इस बात का रियलाइजेशन होता है कि देखो हम सिक्योरिटी तो प्रोवाइड कर रहे हैं, कल को मुसीबत आती है देशों के ऊपर तो हम इनके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के, लेकिन ऐसे बात नहीं बनने वाली है। हमको अपना ट्रेड भी इन देशों के साथ बढ़ाना पड़ेगा अगर हमने चाइना के इकोनॉमिक क्लाउड को काउंटर करना है। चलिए लास्ट में पीवाईक्यू आता है। पीवाईक्यू में यहां पे बात करी जा रही है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट पीरियोडिकली कौन पब्लिश करता है। वेरी इजी क्वेश्चन। अभी रिसेंटली जनवरी में रिपोर्ट आई थी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आपको यह बात पता हो कि ये जो रिपोर्ट है साल में 2 बार पब्लिश करी जाती है, एक बार जनवरी में और दूसरी बार जून में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की रिपोर्ट है जहां पे ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स क्या है, ग्लोबल क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है, ग्लोबल इकोनॉमी की, कितना ट्रेड हो रहा है, कितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ग्लोबली, ये सब बातें इस रिपोर्ट में डिस्कस करी जाती हैं। इस रिपोर्ट को पहली बार पब्लिश 1998 में करा गया था। और ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो पब्लिश करी जाती हैं, यूपीएससी में आ चुकी हैं? एक तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को अभी कुछ टाइम के लिए खारिज कर दिया गया है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात आती है तो उसकी जो ऑर्गन्स हैं, अब आपने ये बात इकोनॉमिक्स में भी पढ़ी होगी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो 5 ऑर्गन्स हैं, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए, आईसीएसआईडी, एमआईजीए, इन ऑर्गन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और जहां तक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स 2023 की बात है, अभी रिसेंटली ये जनवरी में रिपोर्ट आई थी, तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी का जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है दैट इज 1.7%। तो जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ टारगेट है वो थोड़ा कम दिखाया है, 1.7% दिखाया है एज कंपेयर टू 2.7% इन 2024। ऑफ कोर्स बिकॉज अभी पैंडेमिक से रिकवरी हो रही है, ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर है, मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड इज अंडर रिसेशन, हाई इन्फ्लेशन, तो इसके कारण अभी जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो फोरकास्ट है काफी ग्लूमी दिखाया गया, ज्यादा अच्छा फोरकास्ट नहीं है। ठीक है, और खास करके ये जो महंगाई की जो मार है, रिसेशन की जो मार है, डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों दोनों के ऊपर पड़ेगी। लेकिन यहां पे ब्राइट स्पॉट क्या है? भारत एक ब्राइट स्पॉट है। इनफैक्ट सिल्वर लाइनिंग इज दैट इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अमंग्स द इमर्जिंग इकोनॉमीज। और यहां पे इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये यहां पे दिखाया गया दैट इज प्रोजेक्टेड टू स्लो डाउन फ्रॉम 8.7% इन फिस्कल ईयर 21-22 टू 6.9% इन फिस्कल ईयर 2022-23। आरबीआई का प्रोजेक्शन क्या है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का फॉर फिस्कल ईयर 2023 इज 6.8%। तो ये बातें आपको पता हो, हालांकि फैक्चुअल कितनी ग्रोथ होगी कितनी नहीं ग्रोथ होगी जीडीपी के मामले में ये तो यूपीएससी आपको नहीं पूछने वाला, लेकिन आपको ये बात पता हो कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट साल में 2 बार वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश करी जाती है। चलिए सो दोस्तों ये थे हमारे 5 सवाल। क्या सही स्कोर है आपका? आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, 10 में से कितने आपके सही बन रहे हैं तो जरूर बताइए। बाकी दोस्तों जाने से पहले आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारे सभी कोर्सेज पे, ऑल कोर्सेज फॉर यूपीएससी 2024 पे, जीएस का हो, पीएसआईआर का हो, सोशियोलॉजी का हो, सभी में 10% ऑफ चल रहा है। 28 फरवरी 2023 तक आप मिशन 1105 का जो कूपन कोड है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स फॉर 2023 ये 28 नवंबर से शुरू करा गया था, ये 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा। यदि आप इस कोर्स का भी हिस्सा बनना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे इस कोर्स के साथ जुड़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, अपने स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों कंसेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। पर्सनल यहां पे मेंटरशिप रहती है, 1-on-1 मेंटरशिप रहती है, डेली लाइव क्लासेस रहती हैं। तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके इस कोर्स के बारे भी और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं लेता हूं आपसे इजाजत, मिलेंगे हम बहुत जल्द, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड जय हिंद।